आपके अपने YouTube चैनल रॉक स्टडी क्लास दोस्तों आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है 14 मार्च को हमारा कक्षा 11वीं का अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स विषय का पेपर है। लगातार दोस्तों मैं आपको तैयारी करा रहा हूँ, इसलिए दोस्तों मैंने आपको पहले ही 2 अंक की महत्वपूर्ण प्रश्न बता दिए, आपको सिलेक्टेड बता दिए हैं। ओके, आपके पार्ट 1 आ चुका है, पार्ट 2 आ चुका है। इस वीडियो में हम 2 अंक की महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। आपका लास्ट पार्ट 3 होगे। आगे मैं आपको 3 अंक फिर 4 अंक और सिलेक्टेड वस्तुनिष्ठ भी बता दूंगा। ओके, प्रैक्टिस भी आपकी अच्छी करवा दूंगा पेपर के माध्यम से भी। सो आपको क्या करना है, क्रम से वीडियो देखना चाहते हैं, अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, क्लास 11th इकोनॉमिक्स वार्षिक परीक्षा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2024 के नाम से प्लेलिस्ट है। प्लेलिस्ट में क्रम से वीडियो देखकर आप तैयारी कर सकते हो। चलिए देख लेते हैं सिलेक्टेड क्वेश्चन। ओके, 2 अंक की महत्वपूर्ण प्रश्न हम देखेंगे। ओके, तो खुली आंखों से 95% के देखे गए सपने को पूरा करने के लिए खुद को मेहनत की क्या है भट्टी में झोंकना पड़ेगा। मतलब अगर आपको है इस वार्षिक परीक्षा में क्लास 11th की आपको क्या है 95% लाना है, तो फिर आपको क्या है लगातार मेहनत करनी पड़ेगी मेरे साथ। ओके, देख लेते हैं सिलेक्टेड क्वेश्चन। तो पहला दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, चकबंदी से क्या अभिप्राय है। तो चकबंदी से अभिप्राय ऐसी प्रक्रिया से है जिसके द्वारा भूस्वामी को इधर उधर बिखरे हुए खेतों के बदले उसी किस्म के उतने ही आकार के 2 खेत इकट्ठे दे दिए जाते हैं। ओके, जैसे कि मैं आपको यह समझाऊं, जैसे ये हमारा घर है। ये हमारा घर है और मेरे पास में 4 खेत हैं यहाँ छोटे छोटे से इस प्रकार से। अलग अलग खेत है। तो अब मुझे रख रखाव के लिए मैं यहाँ भी जाऊँगा, फिर थोड़ा आपके दूसरे एरिया में दूसरे खेत को भी देखना पड़ेगा, तीसरे एरिया का को भी। ओके, तो इस प्रकार से 4 खेतों अलग अलग मुझे बार बार जाना पड़ेगा, इससे समय भी बर्बाद होगा। ओके, पैसा भी ज़्यादा लगेगा ओके आने जाने में भी। तो इस प्रकार से तो चकबंदी में क्या होगा, चकबंदी में क्या करेगा सरकार, क्या करेगी, इन 4 खेत को नाप लिया जाएगा और एक साथ मुझे एक ही जगह क्या है पूरा भूभाग दे दिया जाएगा। ओके, और फिर अब मेरा एक ही खेत हो जाएगा। ओके, तो अब मुझे केवल एक ही खेत में जाकर एक साथ में क्या है पूरा रख रखाव कर सकता हूँ। ओके, तो जितने में 4 खेतों के बदले मुझे एक खेत मिल जाएगा एक जगह। ओके, ये कहलाता है आपका चकबंदी। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, औपनिवेशिक काल में भारतीय संपत्ति के निष्कासन से आप क्या समझते हैं। तो भारतीय संपत्ति का प्रवाह भारत से विदेश में हुआ, जिससे भारतीय संपत्ति का निष्कासन कहा जाता है। इस प्रक्रिया में भारत से कच्चा माल कम दामों पर विदेशों में निर्यात तथा निर्मित माल ऊंचे दामों में आयात किया गया, जिससे ब्रिटिश सरकार व उद्योगों में क्या है आय में तेजी से वृद्धि हुई। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति के लिए कार्य के दौरान प्रशिक्षण क्यों आवश्यक होता है। तो काम पर लगे हुए कर्मचारियों की कुशलता तथा उत्पादकता बढ़ाने के लिए उन्हें उत्पादकता की नवीनता उत्पादन विधियों के परिचित कराने के लिए कार्य के दौरान क्या है उन्हें प्रशिक्षण देना आवश्यक है। मतलब कोई भी अगर व्यक्ति कोई नया व्यक्ति आया उसे कार्य करना है। ओके, कोई भी नया कार्य तो उसे पहले सिखाना पड़ेगा कि ये मशीन कैसे काम करती है। ओके, कैसे उत्पादन किया जाता है, उस मशीन के बारे में ज्ञान देना पड़ेगा, चलाना सिखाना पड़ेगा। तो यही पूरा क्या है आपका प्रक्रिया प्रशिक्षण कहलाती है। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, ग्रामीण विकास में साख ऋण का क्या महत्व है। देख लेते हैं ग्रामीण विकास में ऋण का महत्व। तो पहला है उत्पादक क्रियाएं जैसे कृषकों को बीज, खाद, कीटनाशक, दवाइयों, कृषि यंत्र आदि के क्रय करने के लिए भूमि का सुधार करना, सिंचाई की व्यवस्था करना आदि कार्यों के लिए ऋण की आवश्यकता होती है। इन ऋणों के से देशी कृषि का विकास में क्या प्रोत्साहन मिलता है। नेक्स्ट हमारा लाभ है ऋण लेने का कि अनुत्पादक क्रियाएं किसानों को अपने पारिवारिक निर्वाह खर्च और शादी, मृत्यु तथा धार्मिक अनुष्ठानों के लिए ऋण का सहारा लेना पड़ता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, शहरी महिलाओं की अपेक्षा अधिक ग्रामीण महिलाओं को काम करती दिखाई देती है क्यों। तो देख लेते हैं, भारत में शहरों में 100 में से मात्र 14 ही महिलाएं कुछ आर्थिक क्रियाओं में लगी हुई हैं और ग्रामीण में से 100 में से 30 महिलाएं कुछ आर्थिक क्रियाओं में लगी हुई हैं। यह पता करना बहुत ही सरल है कि किस लिए शहरों में कम महिलाएं काम करती हैं। जैसे यदि पुरुषों की उच्च आय अर्जित करता है तो परिवार के सदस्य महिला को काम करने की निरुत्साहिता होती है। मतलब उन्हें आवश्यकता नहीं होती, उन्हें क्योंकि उत्साह को नहीं रहता है काम करने का, क्योंकि पर्याप्त पैसे आ रहे होंगे, उच्च आय है पुरुष की। तो शहरों में अधिकांश घरेलू महिलाएं काम काज में व्यस्त रहती हैं। ऐसी महिलाओं की पहचान उत्पादक कार्यों में कामगार के रूप में नहीं होती। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जब संसाधन निरस्त्रीकरण की दर उनके पुनर्जनन की दर से बढ़ जाती है तो क्या होता है। तो जब संसाधन निरस्त्रीकरण की दर से पुनर्जनन की दर से बढ़ जाती है तो पर्यावरण गुणवत्ता एवं जैविक विविधता को कायम रखने में असफलता हो जाता है, पर्यावरण संकट उत्पन्न हो जाता है। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, चीन में महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति कब और क्यों प्रारंभ हुई। चलिए देख लेते हैं।
तो 1965 में चीन में माओ तुंग ने सांस्कृतिक क्रांति प्रारंभ की। इस क्रांति का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण विकास था। इस प्रणाली में छात्रों और विशेषज्ञों को ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने और अध्ययन करने के लिए भेजा गया था। ओके, ये आपका हो जाता है आपका। ओके, तो याद रखिए फैक्ट में अक्सर पूछा जाता है सांस्कृतिक क्रांति कब प्रारंभ की, तो 1965 में चीन में की गई माओ तुंग द्वारा। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की गिरावट के कारण लिखिए। तो अशिक्षा, राजनीतिक अस्थिरता। ओके, मतलब राजनीतिक अस्थिरता मतलब वहाँ सत्ता जब चाहे बदलती रहती है, स्थिर नहीं रहती, इसलिए राजनीतिक अस्थिरता, विदेशी सहायता पर बहुत ही अधिक निर्भरता और कृषि क्षेत्र का अस्थिर निष्पादन पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की गिरावट का मुख्य कारण। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पिछले 2 दशकों में चीन और भारत में देखी गई सहवृद्धि दर की प्रवृत्तियों पर टिप्पणी दीजिए। तो पिछले 2 दशकों में भारत व चीन में सहवृद्धि की प्रवृत्ति भिन्न भिन्न है। जैसे पहला है दोनों देशों में कृषि क्षेत्र का जीडीपी में योगदान घटा है। चीन ने विनिर्माण के क्षेत्र में 2 अंकों की वृद्धि कर हासिल करके उसे बरकरार बनाए रखा है, जबकि भारत ने इस क्षेत्र में सहवृद्धि में क्या गिरावट आई है। दूसरा कि भारत ने 1990 के बाद सेवा क्षेत्र के समृद्धि को आगे बढ़ाया है, जबकि चीन में सेवा क्षेत्र का योगदान घटा है। चीन में आर्थिक समृद्धि विनिर्माण क्षेत्र का अहम योगदान रहा है। भारत में आर्थिक समृद्धि के लिए क्या सेवा क्षेत्र का योगदान ज्यादा है। ओके, इस प्रकार से आपका दिया हुआ है। दोस्तों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। ज्वाइन करने के लिए दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी है, क्लिक करके आप ज्वाइन हो जाइएगा। या फिर दोस्तों आप क्या है टेलीग्राम ऐप पर जाइएगा और सर्च करिएगा अनुराग स्टडी क्लासेस। सबसे पहले आपको अपना चैनल मिल जाएगा। 90,000 से ज्यादा स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, यहाँ जरूर ज्वाइन हो जाएगा। फायदा ये रहेगा कि आपको वीडियो नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल जाएगी। इंपॉर्टेंट दोस्तों आपको क्या है पीडीएफ वगैरह आपको तुरंत ही यहाँ मिल जाती है, साथ ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। ओके, तो ज्वाइन करके जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है G8 का संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। तो G8 क्या है देख लेते हैं। तो यह 8 देशों का गुट, इसलिए इसका नाम है G8। ओके, 8 देशों की गुट है। कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपियन यूनियन इनके क्या सदस्य हैं। यहाँ राज्याध्यक्ष और अंतर्राष्ट्रीय अधिकारियों का वार्षिक आर्थिक राजनीतिक शिखर सम्मेलन होता है। यहाँ अनेक बैठकें और नीतिगत अनुसंधान होते रहते हैं। गुट की अध्यक्षता की अवधि 1 वर्ष है, जो क्या है बारी बारी से सदस्यों को क्या है प्रदान की जाती है। ओके, ये हो जाता है हमारा G8 के बारे में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आर्थिक एवं अनार्थिक या गैर आर्थिक क्रियाओं में अंतर लिखिए। 2 बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये प्रीवियस पेपर में क्वेश्चन आ चुका है। ओके, तो देख लेते हैं। तो आर्थिक क्रिया क्या है। तो आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या है धन कमाना होता है। आर्थिक क्रियाओं की वैधानिकता हो आवश्यक है, जबकि अनार्थिक क्रिया जैसे गैर आर्थिक क्रियाएं का उद्देश्य मनोरंजन, समाज सेवा, देश प्रेम व दया भाव होता है। अनार्थिक क्रियाएं का वैधानिक आवश्यकता नहीं होती। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि आर्थिक क्रिया मानवीय आर्थिक क्रियाएं मानवीय आवश्यकताओं से प्रेरित होती हैं। आर्थिक क्रियाओं का क्षेत्र सीमित है, जबकि अनार्थिक क्रियाएं क्या है मानवीय इच्छाओं से प्रेरित हैं। अनार्थिक क्रियाओं का क्षेत्र व्यापक है। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बता दूं, अभी तक दोस्तों आपने अपने क्लास 11 के इकोनॉमिक्स के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इस क्लास 11 के इकोनॉमिक्स के कोर्स में दोस्तों आपको 2 अंक की है, 3 अंक की है, 4 अंक के महत्वपूर्ण प्रश्न मिल जाएंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न मिल जाएंगे, मतलब आप कंप्लीट तैयारी कर पाएंगे। तो कोर्स ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 44 दिए व्हाट्सएप नंबर मैसेज करना है। फीस 99 रुपये, 50% ऑफ चल रहा है। केवल 49 रुपये में आपको क्या है इकोनॉमिक्स के कोर्स दिया जा रहा होगा। आगे दोस्तों नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बहुवचन के रूप में सांख्यिकी को समझाइए। तो बहुवचन के रूप में सांख्यिकी से आशय उन संख्यात्मक तथ्यों से है जिनका क्रमबद्ध संगणन किया जाता है। ओके, नहीं दोस्तों हमारा क्वेश्चन है समंकों के संकलन का क्या अर्थ है। समंक मतलब आंकड़ों को ही क्या समंक कहते हैं, आंकड़ों का पर्याय बची है समंक। तो मतलब आंकड़ों के संगणन का क्या अर्थ होता है। तो समंकों के संगणन या आंकड़ों के संगणन से आशय आंतरिक स्रोत तथा बाह्य स्रोत से आवश्यक आंकड़ों को एकत्रीकरण से है। आंतरिक स्रोतों से आशय संस्था या विभाग की पुस्तकों या रिकॉर्ड से उपलब्ध आंकड़ों तथा बाह्य स्रोतों से आशय बाहरी एजेंसियों द्वारा आंकड़ों के एकत्रीकरण से है। ओके, आगे देख लेते हैं और आगे क्वेश्चन देख लेते। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मान लीजिए आपकी कक्षा में 10 छात्र हैं, इनमें से आपको 3 चुनने हैं, तो इसमें से प्रतिदर्श संभव है। ओके, तो देख लेते हैं यहाँ 10 प्रतिदर्श हो सकते हैं। जैसे हम मान लें एग्जाम्पल, अपने आप से मैंने एग्जाम्पल दिया है समझाने के लिए। ओके, उसमें क्वेश्चन में आपको समझा के बता दें कि ये हमारे 10 दिए होंगे, परंतु यहाँ कोई भी क्या है दैव संख्या 10 से अधिक नहीं है। तो इन 10 प्रतिदर्शों में से कोई भी 3 प्रतिदर्श चुने जा सकते हैं। इसके लिए क्या है लॉटरी विधि या दैव संख्याओं की सारणी का प्रयोग किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आंकड़ों के वर्गीकरण के उद्देश्य लिखिए। कोई 2 बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन में आ चुका है। तो आंकड़े के वर्गीकरण के उद्देश्य क्या है। पहला है सांख्यिकी सामग्री को सरल एवं संक्षिप्त बनाना। दूसरा है समंकों यानी आंकड़ों में समानता असमानता को स्पष्ट करना तथा तथ्यों की तुलनीयता बनाए रखना। ये आपके आंकड़ों के वर्गीकरण के उद्देश्य होते हुए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है संगणना या पूर्ण गणना विधि किसे कहते हैं।
तो वह विधि जिसके अंतर्गत समस्या से संबंधित समग्र की प्रत्येक इकाई का गहन अध्ययन किया जाता है पूर्ण गणना विधि कहलाती है। इस विधि में समस्त क्षेत्र या समग्र का अध्ययन कर निष्कर्ष निकाला जाता है। ओके, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है समांतर माध्य के प्रकार समझाइए, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। समांतर माध्य के प्रकार तो दो होते हैं समांतर माध्य के प्रकार, सरल समांतर माध्य, दूसरा है भारित समांतर माध्य। प्रीवियस पेपर में क्वेश्चन आ चुका है। सरल समांतर माध्य क्या है? इसे ज्ञात करने के लिए समंकमाला के सभी पदों को समान महत्व दिया जाता है। पद मूल्यों के योग में पदों की संख्या भाग देने पर क्या है, इसकी गणना की जाती है। जैसे कि मैं पिछली वीडियो में आपको समझाया था कैसे आपको निकालना पड़ता है। सिंपल वाला समांतर माध्य, सिंपल वाला समांतर माध्य। ओके, भारित समांतर माध्य क्या है? इसके अंतर्गत प्रत्येक पद को व्यक्तिगत महत्व के अनुसार भार दिया जाता है तथा प्रत्येक पद के मूल्य के में भार का गुणाकार देते हैं। इस प्रकार प्राप्त गुणनफल के योग में भारों का गुणा देकर भारित समांतर माध्य परिकलित किया जाता है या निकाला जाता है। पेपर में अगर क्वेश्चन आता है सवाल के रूप में आए तो सरल समांतर माध्य सिंपल वाला आता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बहुलक की परिभाषा लिखिए। तो बहुलक क्या है? तो क्रास्टर एवं काउंटेंट के अनुसार भूस्थितिक है या बहुलक है किसी विवरण का वह मूल्य जिसमें चारों तरफ से श्रेणी का अधिकतम इकाइयां केंद्रित होगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सह संबंध क्या है? चलिए इसे देख लेते हैं। सह संबंध क्या है देख लेते हैं। सह संबंध दो चरों के बीच की माप है। यह एक ऐसी सांख्यिकीय तकनीक है जो चरों अथवा चरों के संबंध का मापन एवं विश्लेषण करती है तथा यह बताती है कि दो चर एक दूसरे के संदर्भ में किस प्रकार सीमांकन परिवर्तन होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कीमत सूचकांक तथा मात्रा सूचकांक में क्या अंतर है? तो कीमत सूचकांक में क्या है? वस्तुओं की कीमत से संबंधित है। नाम ये कीमत सूचकांक मतलब वस्तुओं की कीमत से संबंधित है और दो समयावधि में हुए कीमतों में परिवर्तनों को मापता है। इसके विपरीत मात्रा सूचकांक में क्या है? वस्तु की मात्रा संबंधित है जो दो समयावधि में हुए वस्तुओं के उत्पादन, बिक्री, उपभोग आदि से होने वाले परिवर्तन को मापता है। नाम ही से आप इसका अर्थ निकाल सकते हैं। कीमत सूचकांक में क्या है? कीमत से संबंधित होता है, जबकि मात्रा सूचकांक में आपके मात्रा से संबंधित होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भारत ने योजना को क्यों चुना है? देश की आर्थिक विकास की गति को तीव्र करने के लिए भारत ने योजना को चुना है। आर्थिक विकास की गति को तीव्र करने के आर्थिक नियोजन के अतिरिक्त दूसरा विकल्प स्वतंत्र बाजार व्यवस्था है जिसके अंतर्गत उत्पादन सभी क्रियाएं लाभ की दृष्टि से करता है, परंतु यह व्यवस्था भारत के लिए अनुप्रयुक्त थी। ओके, नहीं तो हमारा क्वेश्चन है हरित क्रांति क्या है? इससे किसानों को होने वाले दो लाभ लिखिए। तो हरित क्रांति क्या है देख लेते हैं। तो हरित क्रांति से अभिप्राय उत्पादन की तकनीक को सुधारने तथा कृषि उत्पादन में तीव्र वृद्धि करने से है। किसानों को क्या क्या लाभ हुए? तो पहला, हरित क्रांति से किसानों में अधिक गेहूं तथा चावल उत्पन्न करने के में समर्थन हुए हैं। किसानों के पास अब बाजार में बेचने के लिए काफी अनाज है। दूसरा, किसानों के जीवन स्तर में सुधार हुआ है। ओके, मतलब क्या जीवन स्तर में किस प्रकार से? जीवन स्तर में उसी के सुधार होगा जिससे आप पैसे आएंगे। तो पहले अच्छा हरित क्रांति से क्या है? बहुत ज्यादा उपज बढ़ी तो बहुत सारे किसानों के पैसा आया, उनका जीवन स्तर भी सुधरा, साथ ही उन्हें क्या है गेहूं और चावल की अच्छी वृद्धि हुई और उन्हें बाजार में अब ज्यादा माल बेच सकते हो, ज्यादा अनाज बेच सकते हो। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मानव पूंजी एवं आर्थिक समृद्धि के संबंध को स्पष्ट कीजिए। शिक्षा स्वास्थ्य कार्य के दौरान प्रशिक्षण, प्रवास एवं सूचना व्यय से मानव पूंजी निर्माण होता है। उपरोक्त मदों पर किए गए व्यय की उत्पादकता में बढ़ोतरी के साथ खोजी दृष्टिकोण विकसित होता है एवं नए परिवर्तनों को अपनाने की योग्यता पैदा होती है। इन सभी कारणों से आर्थिक समृद्धि एवं मानव पूंजी से सीधा संबंध है। मानव पूंजी के उच्च स्तर से आय एवं आर्थिक समृद्धि का स्तर भी ऊंचा होता है। तो ये आपका है मानव पूंजी और आर्थिक समृद्धि में संबंध। हो गए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जैविक कृषि धारणीय विकास को किस प्रकार बढ़ावा देती है? तो रासायनिक आगतों से उत्पादित खाद्य की तुलना में जैविक विधि से उत्पादित भोज्य पदार्थों में पोषक तत्व अधिक होते हैं। अतः जैविक कृषि हमें क्या अधिक स्वास्थ्यप्रद भोजन उपलब्ध कराती है। इसके अतिरिक्त ये उत्पाद विषाक्त रसायनों से मुक्त तथा पर्यावरणीय दृष्टि से धारणीय विधियों से द्वारा उत्पादित होते हैं। इस प्रकार जैविक कृषि धारणीय विकास को क्या है बढ़ावा देती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मनरेगा कार्यक्रम के कोई उद्देश्य लिखना है। चलिए इसे देख लेते हैं। तो मनरेगा के क्या उद्देश्य? पहला है ग्रामीण परिवारों के सदस्यों को 100 दिन का दिहाड़ी यानी रोजगार उपलब्ध कराना। दूसरा है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आजीविका का स्रोत प्रदान करना। सिंपल है। ओके, आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वुडलैंड आयोग किससे संबंधित है? तो वुडलैंड आयोग को विश्व पर्यावरण और विकास आयोग के रूप में जाना जाता है। 1984 से 1987 तक संचालित रहा। इसका उद्देश्य दुनिया के देशों को सतत विकास के लक्ष्य की ओर निर्देशित करने में मदद करता है। इस आयोग में भावी पीढ़ी को संरक्षित करने के लिए जोर दिया गया है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्न को टिप्पणी लिखिए। आपकी सी टिप्पणी पहले आसियान की टिप्पणी। तो इसका पूरा नाम वो दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन यानी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन है। यह संगठन राजनीतिक और आर्थिक है। थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, ब्रुनई, आपका कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, वियतनाम देश इस संगठन के सदस्य।
जैसे हमारा क्वेश्चन है आयात प्रतिस्थापन क्या है, इसकी टिप्पणी लिखनी है। तो आयात प्रतिस्थापन सरकार की आर्थिक विकास की एक ऐसी नीति है जिसमें आयात की जा रही वस्तुओं का स्थान देश की स्वनिर्मित वस्तु ले लेती है। इस नीति से आयात नियंत्रण, आयात शुल्क तथा अन्य नियंत्रणों को अपनाया जाता है। इस नीति के ध्येय की प्राप्ति से लिए आंतरिक उद्योगों को आत्मनिर्भरता की प्राप्ति तथा रोजगार संवर्धन की क्या प्रोत्साहित किया जाता है। ओके, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है सार्क का पर आपको क्या संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। तो सार्क देख लेते हैं। तो इसका पूरा नाम दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन है। यह 8 देशों का संघ है। ये देश भारत, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान है। सार्क दक्षिण एशियाई जन समुदाय की मैत्री, विश्वास और सूझबूझ के आधार पर मिलजुल कर कार्य करने का मंच प्रदान करता है। इसका ध्येय क्या है? सदस्यों देश में आर्थिक सामाजिक विकास का संवर्धन। साथ ही इसका मुख्यालय कहाँ है? सार्क का मुख्यालय काठमांडू, नेपाल में। होगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कम्युनिस्ट पद्धति से आप क्या समझते हैं? चीन में कम्युनिस्ट प्रणाली को समझाइए। तो कम्युनिस्ट पद्धति वह पद्धति है जिसमें लोग सामूहिक रूप से खेती करते हैं। चीन में कम्युनिस्ट सामूहिक सरकारी खेती के लिए चालू किए गए हैं। 1958 में चीन में 26,000 कम्युनिस्ट थे, जिनके अंतर्गत क्या देश की समस्त कृषि जनसंख्या आती थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है चीन में विशेष आर्थिक क्षेत्र क्यों स्थापित किए गए? तो विदेश निवेशकों को आकर्षित करने के लिए चीन में विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित किए गए। ओके, इस बार से कंप्लीट हो जाता है। इस बार से दोस्तों मैंने आपको इस वीडियो में टॉप 30 क्वेश्चन बताए। इससे पहले पार्ट एक उसको भी देख लीजिएगा। ओके, क्रम से दोस्तों वीडियो देखना चाहते हैं अलग से प्लेलिस्ट बना दिए। क्लास 11 इकोनॉमिक्स आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2024 के नाम से प्लेलिस्ट पर जाकर क्रम से वीडियो देखकर आप तैयारी कर सकते हैं। तो आखिर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो लाइक करके चैनल से आप जरूर करिएगा। कोई डाउट आता है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ ही इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।